हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए यानी कि ग्रुप डी व अन्य परीक्षाओं के लिए प्रतिशत का उपयोगी प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। ये प्रैक्टिस सेट केवल ग्रुप डी वालों के लिए ही नहीं है, बल्कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं वो सभी स्टूडेंट्स जो हैं इस प्रैक्टिस सेट से प्रतिशत के महत्वपूर्ण सवालों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, प्रतिशत का प्रैक्टिस सेट यानी कि परसेंटेज का प्रैक्टिस सेट। ठीक, तो इस क्रम में हम सबसे पहले प्रतिशत का पहला सवाल देखते हैं। ठीक, पहला सवाल क्या है कि एक नगर की जनसंख्या, पहला सवाल क्या है कि एक नगर की जनसंख्या 1,50,000 है। एक नगर की जनसंख्या कितनी है? 1,50,000। टोटल जनसंख्या एक नगर की कितनी है? 1,50,000, जिसमें 40% पुरुष है और 30% स्त्रियां हैं तथा शेष बच्चे हैं। तो बच्चों की संख्या हमसे पूछी है। ठीक है, तो अब जरूरी नियम, जिसकी संख्या पूछी है केवल उसी से मतलब रखेंगे और उसी की संख्या निकालेंगे। ठीक, तो हमको जो है कौन कौन से लोग दिए हैं? पुरुष दिया है, स्त्री दिया है और बच्चे दिया है, और टोटल नगर की जनसंख्या 1,50,000 दी है। तो हम जानते हैं कि इन सभी का टोटल परसेंट कितना होगा? 100% होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि 100% में से पुरुष कितने दे रखे हैं? 40%। पुरुष दिए हमको कितने दिए हैं? पुरुष 40% बराबर 40%, और स्त्रियां कितनी हैं? स्त्रियां दे रखी है हमको 30%। तो बच्चे निकाल लेंगे कितने प्रतिशत हुए। अब तीनों मिला के टोटल 100% होंगे, तो इन स्त्री और पुरुष को जोड़ लेंगे और 100 में से घटा लेंगे तो बच्चों का प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक, तो इसलिए बच्चे कितने हो जाएंगे? 100 में से कितना घटा देंगे? इन दोनों को जोड़ के, तो 40 + 30 यानी कि 100 - 40 30 70 बराबर 30% बच्चे हो गए। लेकिन हमसे प्रतिशत में नहीं पूछा है, हमसे पूछा किस में है? संख्या में। तो बिल्कुल सिंपल है कि टोटल जनसंख्या कितनी है? 1,50,000 है, तो उसका 30% निकाल देंगे, वो बच्चे हो गए। इसलिए बच्चों की संख्या कितनी हो गई? इसलिए बच्चे हो गए हमारे पास कितने? 1,50,000 का 30%। 30% का मतलब 30/100। ठीक, तो देखिए 1 0 कट गया, इससे 1 0 कट गया, कितना हो गया? ये 3 0 बचे और 15 3 15 दिया, 45,000 हो गए। यानी कि 45,000 बच्चे आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन सही आ रहा? बी वाला ऑप्शन सही है। तो इस तरीके का जो सवाल है बिल्कुल सिंपल होता है। अगर 3 लोग दिए हैं, 2 का परसेंट दिया तो 2 का परसेंट जोड़ के 100 में से घटा देंगे, तीसरे का परसेंट आएगा। तीसरे का परसेंट जब आ जाएगा तो जनसंख्या का उतना परसेंट निकाल लेंगे, वही तीसरे अर्थात बच्चों की संख्या आ जाएगी। ठीक, अब दूसरा सवाल देखते हैं कि वह संख्या बताओ जिसका 15% 45 के बराबर है। यानी कि वो संख्या बतानी है जिसका 15%, वो संख्या बतानी है जिसका 15% 45 के बराबर है। यानी कि उस संख्या का अगर हम 15% निकालेंगे तो 45 के बराबर आएगा। ठीक, तो देखिए अगर हमें मान लो कोई भी संख्या है, उसका जब x% किसी संख्या का, अगर किसी संख्या का x% y के बराबर है, किसी संख्या का x% अगर y के बराबर है तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? तो वो संख्या हो जाएगी हमारी y बटे x गुणा 100। ठीक, यानी कि किसी संख्या का x% y के बराबर है, तो जो संख्या होगी वो ऊपर रखेंगे, प्रतिशत नीचे रखेंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो वो संख्या आ जाएगी। अब यहाँ पर कितना दे रखा है? 15% 45 के बराबर दे रखा है, तो क्या करेंगे? 45/15 और गुणा 100 कर देंगे। 15 तिया 45, 100 तिया 300 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो इस चीज को याद रखेंगे, किसी भी संख्या का अगर x% y के बराबर है तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? y बटे x गुणा 100। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर।
तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4। ठीक, सवाल नंबर 3 क्या है, बिल्कुल जो है अच्छे सवाल हैं, इम्पोर्टेंट सवाल हैं। और दूसरी बात, मैं ज़्यादातर सवाल जो है शॉर्ट ट्रिक से ही करूँगा। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, कोई फार्मूला नहीं बताऊँगा, कुछ नहीं, केवल सीधे शॉर्ट ट्रिक समझाऊँगा। उस ट्रिक को आप लोग अच्छी तरह से दिमाग में रखेंगे। ठीक, देखिए, यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए तो चीनी के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि अतिरिक्त खर्च ना बढ़े। यानी कि चीनी का जो मूल्य है, अगर 25% चीनी महंगी हो गई है तो हम अपने उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करेंगे ताकि खर्च हमारा बढ़े ना, पहले जैसा ही रहे। तो इसको करने की सबसे अच्छी ट्रिक है, वैसे फार्मूला भी है लेकिन फार्मूला नहीं बताऊंगा, सीधे ट्रिक बताऊंगा। लेकिन ये ट्रिक निकली फार्मूले से ही है, ऐसा नहीं है इस ट्रिक को मैंने अपने आप मैंने कोई दूसरी ट्रिक बना ली है। फार्मूले को ही एक ट्रिक के रूप में मैंने प्रयोग किया है। ठीक, देखिए क्या ट्रिक है कि यदि चीनी का मूल्य 25% यहाँ पर बढ़ रही है, 25% क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो क्या करेंगे, हमें कितनी उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी है, उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी है ये निकालना है, कितने प्रतिशत की कमी करनी है उपयोग में ये निकालना है। ठीक, तो बिल्कुल यहीं से ट्रिक आ गई है, यहीं से हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से 25% बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, चीनी के मूल्य में 25% क्या हो रही है, वृद्धि। तो यहाँ लिखेंगे उपभोग में कमी, उपभोग में प्रतिशत कमी कितनी निकलेगी, यहीं से ट्रिक निकलेगी। क्या ट्रिक निकलेगी, 25% वृद्धि हो रही है तो 25 लिखेंगे, बटे वृद्धि हो रही है 25%, तो यहाँ में 100 में 25 जोड़ देंगे, बढ़ रही है तो 100 में 25 जोड़ के लिखेंगे, 100 में 25 जोड़ के कितना हो जाएगा 125 और फिर गुणा 100। बस ये ट्रिक है कि यहाँ से ये ट्रिक यहीं से निकाल दी। 25% वृद्धि हो रही है तो 25 लिखेंगे, फिर 25 में 100 यानी कि 25% वृद्धि हो रही है तो 25 बटे 125 यानी 25 में 100 में 25 जोड़ के नीचे लिख देंगे और गुणा 100 कर देंगे। 25 कम 25, 25 पंजे 125, 5 20 हम 100 कट गया बराबर 20% आ गया। यानी कि 20% जो है उपयोग में कमी करनी होगी। ठीक, तो हमारा कौन सा आंसर हो गया, सी वाला। ठीक, इसी तरह चौथा सवाल है। चौथा क्या है, यदि पेट्रोल के दाम में 20% की कमी कर दी। अब यहाँ पर वहाँ पर चीज़ महंगी हुई थी, यहाँ पर सस्ती हो गई है। क्या कि पेट्रोल के दाम में अगर 20% की कमी करते हैं तो पेट्रोल के उपयोग में कितने प्रतिशत अधिक खर्चा बढ़ाना हो, पेट्रोल यानी कि पेट्रोल का उपयोग पहले से कितने प्रतिशत अधिक करें ताकि हमारा खर्च जो है पहले की ही तरह रहे। ठीक है, कम ना हो, क्योंकि जब सस्ता हो गया तो फिर अब अगर कम खर्चा करेंगे तो कम होगा, लेकिन हम सोच रहे हैं कि खर्चा उतना ही रहे जितना हम पहले करते थे। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो उपयोग में प्रतिशत वृद्धि, उपयोग में प्रतिशत वृद्धि कैसे निकलेगी, ट्रिक से। कैसे ट्रिक से, यहीं से इस्तेमाल। जब वृद्धि हुई थी तो मैंने 25 बटे 100 में 25 जोड़ के 125 गुणा 100 किया था। अब यहाँ कमी हो रही है तो यहीं से ट्रिक निकलेगी, 20 बटे 100 में 20 घटा के रख देंगे। कमी हो रही है तो कम का मतलब घटा के, तो 100 में 20 घटा के रखेंगे, 80 हो गया गुणा 100, तो 20 कम 20 चौक 80 हो गया और 4 25 हम 100 हो गया। यानी कि 25% उपयोग में वृद्धि करनी पड़ेगी तब हमारा खर्चा पहले की तरह रहेगा। 25% उपयोग में वृद्धि। ठीक, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो कोई फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधे यहीं से ट्रिक दिमाग में रखेंगे। जब 25% बढ़ेगा तो 25 बटा 100 में 25 जोड़ के 125 गुणा 100, कमी होगी तो 20 कमी रखेंगे, 20 बटे 100 में 20 घटा के 100 में 20 के 80 गुणा 100। बस यहीं से ट्रिक याद कर लेंगे और यहीं से इस्तेमाल हो जाएगी। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 5 पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं पांचवा और छठा सवाल। पांचवा सवाल क्या है कि एक व्यक्ति है कोई, उसके वेतन में सबसे पहले क्या करते हैं, उसके वेतन में 10% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, फिर वेतन में फिर कुछ समय बाद वेतन में 10% की कमी कर दी जाती है। तो उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ है, यानी कि 2 बार परिवर्तन किया गया। पहली बार 10% की वृद्धि कर दी और कुछ समय बाद 10% की कमी कर दी। तो दोनों परिवर्तनों के बाद उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ है, कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, ये पूछा है।
यानी कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है या कितने प्रतिशत कमी है, यह पूछा है। तो हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि जब भी किसी भी वस्तु में उसके मान में अगर पहले x प्रतिशत की वृद्धि कर दें, पहले x प्रतिशत की वृद्धि कर दें, x प्रतिशत की पहले वृद्धि कर दें या कमी कर दें, पहले वृद्धि कर दें या कमी कर दें, और फिर बाद में फिर x प्रतिशत इतनी ही x प्रतिशत ही कमी कर दें, यानी कि चाहे पहले कमी कर दें बाद में वृद्धि कर दें या पहले वृद्धि कर दें बाद में कमी कर दें, कितनी x प्रतिशत ही, इसके मान में कमी, इसका मान परिवर्तन ना हो। यानी कि x पहले x प्रतिशत की वृद्धि कर दें और बाद में x प्रतिशत की कमी कर दें, या पहले x प्रतिशत की कमी कर दें बाद में x प्रतिशत की वृद्धि कर दें, तब ऐसी कंडीशन में हमेशा जो है कमी ही आएगी। ऐसी कंडीशन में हमेशा लास्ट में क्या आएगी, उसके मान में कमी ही आएगी। और वो कमी कितनी आएगी, वो कमी हमारी होगी हमेशा ऐसी कंडीशन में ऐसा करने पर पहले x प्रतिशत वृद्धि फिर x प्रतिशत की कमी, या पहले x प्रतिशत की कमी बाद में फिर x प्रतिशत की वृद्धि करने पर वस्तु के मान में हमेशा जो है कमी ही आएगी। और वो कमी प्रतिशत कितनी होगी, x²/100 होगी। ठीक, वो कमी कितनी होगी, x²/100। अब यहाँ पर देखिए पहले 10% की वृद्धि कर दी फिर 10% की कमी हो गई, तो वेतन में कितना परिवर्तन हुआ, तो वेतन में हमें कमी ही होगी। तो वेतन में प्रतिशत कमी ही होगी हमेशा। कितनी कमी होगी, x²/100। x की जगह यहाँ क्या आ गया, x की यहाँ 10 आ गया, यानी कि 10²/100 हो जाएगा। यानी कि 10² 100/100, 100 यानी कि 1% की कमी ही होगी। तो कौन सा आंसर हमारा सही होगा, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि 1% कमी दे रखी है, 1% वृद्धि। तो ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, पहला वाला सही होगा। ठीक, अब आ जाते हैं सवाल नंबर 6 पर। 6 में क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और फिर कुछ समय बाद 10% की कमी की कर दी जाती है। अब यहाँ पर मान दोनों बदले हुए हैं, पहले 15% की वृद्धि कर रहे हैं, अब दोबारा 15% की कमी नहीं कर रहे हैं। अब दोबारा जो है संख्या बदल गई, यहाँ पर सेम संख्या थी, यहाँ पे अलग अलग है। यहाँ 15% की वृद्धि और यहाँ 10% की बाद में कमी कर रहे हैं। तो जब दोनों मान अलग अलग होंगे तब हम क्या करेंगे, जो मान बड़ा होगा, अब यहाँ पर 15% की वृद्धि कर रहे हैं और बाद में 10% की कमी कर रहे हैं, तो जो उसका रिजल्ट निकलेगा दोनों परिवर्तन के बाद जो रिजल्ट होगा वो वृद्धि आएगी, क्योंकि वृद्धि बड़ी है और कमी छोटी है तो वृद्धि ही होगी। तो उसके मूल्य में, वस्तु के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि आएगी। तो मूल्य में प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे, मूल्य में प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगी कितनी, जब सेम संख्या होगी तब तो x²/100 होगा और कमी ही होगी। लेकिन संख्या अलग अलग है, तो जो संख्या बड़ी होगी, अगर वृद्धि वाली संख्या बड़ी है तो वृद्धि होगी, कमी वाली संख्या बड़ी है तो कमी होगी। तो यहाँ पर वृद्धि वाली संख्या बड़ी है तो मूल्य में वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी, दोनों संख्या अलग अलग है तो x, एक संख्या x ले लेंगे, एक y ले लेंगे, तो x। अब देखिए ये वृद्धि, इसको अगर हम x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं, तो क्या फार्मूला बनेगा हमारा, जो x जो वृद्धि वाला प्लस लेंगे और कमी वाला माइनस, x - y माइनस xy/100। ठीक, x - y माइनस xy/100। माइनस कर लिया है क्योंकि कमी हो रही है, x को प्लस लिया है। ठीक, यहाँ पर दोनों हैं तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो कितना आएगा मान इसका निकल के, हमारा आ जाएगा कितना, ये हो गया हमारा 15 - 10 - 15 गुणा 10/100। तो कितना आ जाएगा 15 10, 15 में से 10 गए 5, और ये कट के आ जाएगा कितना 10 धाम 100, और 10 काटेंगे तो 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 1.5 आ गया, यानी 5 - 1.5 बराबर कितना आ जाएगा 3.5% वृद्धि आएगी। ठीक, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
कितना डी वाई ऑप्शन हमारा कितना हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, देखिए इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो जनरल फार्मूला हमारा ये होता है, यहाँ पर बता देता हूँ। जनरल फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। अगर दोनों जगह इन्होंने वृद्धि दी होती कि पहले भी 15% वृद्धि हो रही है, बाद में 10% वृद्धि हो रही है, तो हम दोनों जगह प्लस ही रखते हैं, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 हो जाता। लेकिन एक बार वृद्धि एक बार कमी देंगे तब x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 होगा। ठीक, अगर दोनों जगह कमी कमी कर देंगे तो यहाँ भी माइनस, आगे भी माइनस, यहाँ भी माइनस, और लेकिन यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि फिर यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो अब चलते हैं सवाल नंबर 7 पर। तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं सवाल नंबर 7। ठीक, 7वां सवाल क्या है कि एक परीक्षा में 1200 विद्यार्थी बैठे हैं। कितने टोटल विद्यार्थी कितने बैठे हैं, लड़का और लड़की दोनों मिला के टोटल विद्यार्थी कितने बैठे, 1200। एक परीक्षा में टोटल लड़का लड़की मिला के 1200 विद्यार्थी बैठे, जिसमें से 80% लड़के तथा 70% लड़कियां पास हुई, उत्तीर्ण हुई। यानी कि 1200 लड़के विद्यार्थी बैठे थे, टोटल लड़के लड़कियों की संख्या टोटल मिला के कितनी है, 1200, उसमें से 80% लड़के और 70% लड़कियां पास हुई। ठीक, यदि कुल उत्तीर्ण यानी कि पास विद्यार्थियों का प्रतिशत 75% हो तो लड़कों की संख्या हमसे पूछी है। अब इन्होंने क्या कर दिया, दोनों के लड़के, जो लड़के पास हुए हैं उसका प्रतिशत दे दिया, लड़कियां पास हुई हैं उसका प्रतिशत दे दिया, और लड़के और लड़की कुल विद्यार्थी जितने पास हुए हैं उनका प्रतिशत भी दे दिया। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, एलिगेशन मेथड लगाते हैं। ठीक, एलिगेशन मेथड सभी ने पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे लगाते हैं एलिगेशन मेथड, कि ये हो गए हमारे लड़के और ये हो गई हमारी लड़कियां। अब इसमें कितने पास हुए, 80% लड़के, 80% लड़के और 70% लड़कियां, अलग अलग प्रतिशत दे दिया। और दो लड़के और लड़कियां दोनों को मिला के कितना प्रतिशत दे दिया, 75% पास। तो जो दोनों को मिला के दिया वो यहाँ बीच में रख लेते हैं। अब इनके लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात निकल जाएगा। इनको घटा के 80 में से 75 गए 5 और 75 में से 70 गए ये भी 5, यानी कि लड़कों और 5 के 5 से कट गया, 5 के 5 से कट गया, यानी कि 1:1 आ गया। यानी कि लड़के और लड़कियों की संख्या इसका मतलब बराबर बराबर है। ठीक है, क्योंकि अब टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 1200। अब दोनों यहाँ अनुपात से पता चल रहा है, ये लड़के और लड़कियों का अनुपात आ गया 1:1। इससे पता चल रहा है कि दो लड़के और लड़कियां आपस में बराबर हैं, इनकी संख्या बराबर है। तो कुल विद्यार्थी 1200 हैं, तो सिंपल है आधे आधे लड़के होंगे आधी लड़कियां होंगी, इसलिए 600 लड़के होंगे और 600 लड़कियां होंगी। तो यहाँ पर लड़कियों और लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 600 आ जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा, आगे निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 8 पर। तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 जो है बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और लेकिन ट्रिक भी बहुत छोटी सी और बढ़िया सी ट्रिक है, एक ही झटके में सवाल निकल जाएगा। ठीक, देखिए सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है कि कोई सेना है, उसमें एक सेना में 10% सैनिक जो है 10% सैनिक जो है युद्ध में मारे गए। 10% सैनिक युद्ध में मारे गए। अब जब 10% मारे गए तो कुछ शेष भी बचे होंगे, 90% शेष बचे। तो जो शेष फिर शेष के जो शेष 90% बचे उस शेष के 10% जो है बीमारी से मर गए। अब देखिए शेष में से शेष का प्रतिशत दिया जाएगा। पहले 10% युद्ध में मारे गए, फिर जो शेष बचे उस शेष के 10% बीमारी से मर गए, फिर जो शेष बचा उस शेष के 10% घायल हो गए। तो अब सेना में 7,29,000 सैनिक स्वस्थ बचे। ठीक, तो सेना में कुल सैनिकों की संख्या हमसे पूछ ली है। तो जब भी इस टाइप का सवाल हो, यहाँ सैनिक हैं, कभी कभी इससे फल दे देंगे कि टोकरी में मान लो 2000 सेब थे, उसमें 1500 जैसे वो 1500 सेब किसी को दे दिए, फिर शेष का 10% खराब हुए, यानी 15% किसी को दे दिए, शेष का 10% खराब हो गए, शेष का
हम 20% जो है किसी दूसरे आदमी को दे दिए, तो अब हमारे पास लास्ट में इतने सेब बचे, तो कुल सेबों की संख्या पूछ लेंगे। तो यानी कि इस तरीके का जब भी कोई सवाल आएगा उसको किस तरीके से हल करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। क्या करेंगे हम कि जैसे सबसे पहली संख्या देखी हमने कि एक सेना में 10% सैनिक युद्ध में मारेगा, तो कुछ नहीं करना है, ऊपर रखेंगे 100। पहले नंबर के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऊपर रखेंगे 100 और नीचे 100 में से इसको घटा के रखेंगे, 100 में से इसको घटा के रखेंगे, यानी कि 100 - 10, फिर गुणा। फिर दूसरे नंबर शेष के 10%, ये दूसरा नंबर आ गया। फिर हम ऊपर इसके इस नंबर के ऊपर पहले 100 रखेंगे, फिर इस 100 में से इसको भी घटा के रखेंगे इसके नीचे, यानी कि पहले यहाँ से शुरू करेंगे 10, 100 पे इसके ऊपर पहले 100 लिखेंगे, फिर नीचे इस 100 के नीचे इसको 100 में से घटा के रखेंगे, फिर 100 लिखेंगे दूसरे नंबर के लिए, फिर 100 रखेंगे, फिर 100 में से 10 घटा के रखेंगे। अब फिर तीसरा भी नंबर है शेष के 10%, फिर आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे, ऊपर 100 रखेंगे और फिर 100 में से इसको घटा के रखेंगे, 100 - 10 गुणा। लास्ट में कौन सी संख्या रखेंगे, जो शेष बचेंगे। तो हमारे लास्ट में कितने सैनिक शेष बचे, 7,29,000 बचे जो स्वस्थ बचे, तो लास्ट में यहाँ पर शेष सैनिक रख देंगे 7,29,000। अगर यहाँ पर वस्तुओं की संख्या होगी तो शेष बची वस्तु रखेंगे। ठीक, अब इसको हल कर देंगे, तो ये हमारा हो गया 100/100, 10 में ये 90 बचा, यहाँ भी 100/90 हो गया और यहाँ भी 100/90 हो गया, गुणा 729 और 3 0। अब हमने देखा कि 1 2 3 0 ऊपर से कट गए, 9 निम 81 निम कितना होगा, 729 ही होगा। तो नीचे 729 एकम 729 से 3 और 9 कट गए, तो कितना बचा यहाँ बचा हमारे पास 1000, यहाँ बचा और 1000 ये बचा, तो इसका मतलब 1000 गुणा 1000, तो कितना हो जाएगा हमारा 10 लाख। यानी जब 1 के बाद 6 0 लगेंगे तो कितना हो जाएगा 10 लाख। यानी कि हमारे पास 10 लाख जो सैनिक है, टोटल सैनिकों की संख्या कितनी होगी, 10 लाख हो जाएगी। तो बिल्कुल आसान से ये ट्रिक है, इसको याद रखेंगे और इस टाइप के सवाल सेकंडों में हो जाएंगे। ठीक, अब चलते हैं नवे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं नवा सवाल। नवा सवाल क्या कह रहा है कि 50% तथा 30% की दो छूट कितने प्रतिशत की एक छूट के बराबर होगी। ठीक, तो देखिए यहाँ पर केवल 2 छूटें दी हैं, तो जरूरी नहीं है यहाँ 2 ही छूट देंगे, कभी कभी 3 भी दे देंगे, कभी कभी 4 भी देंगे, 5 भी दे देंगे, यानी कि कितनी भी छूट दे सकते हैं। और ये पूछ सकते हैं कि सबको मिलाकर एक छूट कितने प्रतिशत की होगी। तो उसके लिए मैं एक जनरली फार्मूला बताऊंगा, फिर उस फार्मूले की सहायता से जो है जितनी भी छूटें देंगी उतनी छूटें रख के हम इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक, फार्मूला क्या है कि मान लेते हैं जैसे कि यदि R1%, R2%, R3% और 10 छूटें दी गई हैं, छूटें दी गई हो तो इनके एक छूट प्रतिशत बराबर क्या फार्मूला है जनरली 100 - 100 गुणे 100 - R1/100 गुणे 100 - R2/100 गुणे 100 - R3/100 और आगे 10 ये फार्मूला बन जाएगा। यानी कि R1 R1%, R2%, R3% और आगे 10 आगे कितनी भी हो सकती हैं, तो उन सभी छूटों को मिलाकर एक छूट प्रतिशत किसके बराबर होगी, कैसे निकालेंगे 100 - 100 फिर गुणा, फिर 100 - R1/100, इसको याद रखेंगे 100 - 100 लिखेंगे, फिर गुणा, फिर 100 - R1/100, 100 - R2/100, 100 - R3/100, यानी कि 3 छूटे हैं तो यहाँ तक और 4 दे रखिए। जैसे जैसे 4 दें 5 दें, जैसे जैसे आगे बढ़ाते रहेंगे वैसे हम फार्मूले को भी आगे बढ़ाते रहेंगे। अब चूंकि यहाँ पर हमको कितनी दे रखी है, केवल 2 छूटें दी हैं, तो इसलिए प्रतिशत
एक छूट बराबर कितनी होगी, हम केवल ये तो लिखेंगे ही 100 माइनस 100, लेकिन यहाँ पर कितना 100, एक को ये हमारा R1 हो गया, ये R2 हो गया, तो 100 माइनस R1 तो गुणे 100 माइनस R1 की जगह क्या 50/100 गुणे 100 माइनस R2 यानी कि 100 माइनस 30/100, तो बराबर ये हो जाएगा। देखिए 100 से तो 100 कट गया हमारे पास, तो क्या बचा 100 माइनस 100 में से 50 गया 50 गुणे 100 में से 30 गया 70/100 बचा, 2 जीरो कट गए तो बचा हमारे पास 100 माइनस 5 सत्ते 35 बराबर 65% आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा वाला, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो जब भी इस तरीके से जब 2 छूट दे रखी हैं तो मैंने फार्मूला का उपयोग केवल यहाँ तक किया, 100 यहाँ से यहाँ तक किया, 3 दे देंगे तो यहाँ से यहाँ तक एक और ले लूँगा, 4 दे देंगे तो और ले लूँगा, आगे बढ़ाता रहूँगा 100 माइनस R4, 100 माइनस R5, 100 माइनस R6, इस तरीके से आगे आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन परीक्षा में इतना बड़ा सवाल नहीं देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 छूट देंगे या 3 दे देंगे, बहुत ज़्यादा दे दी तो 4 छूट दे देते हैं। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 10 पर। तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इम्पोर्टेंट तो सभी सवाल हैं, लेकिन सवाल नंबर 10 जो है ये चुनाव के बारे में पूछा जाता है, मतदान के बारे में पूछा जाता है, तो इस हिसाब से और भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए गांव के चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े हुए, ठीक है, उनके बीच चुनाव था, जिस प्रत्याशी को 62% वोट मिले, यानी कि हमारे पास 2 व्यक्ति हैं, पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो इसको पहले मान लेते हैं किसी एक को, मान लो पहले वाले को 62% वोट मिले, ठीक है, तो वे जो 62% वोट जिसको मिले वह 144 वोटों से जीत गया। तो कुल पड़ने वाले वोटों की संख्या पूछी है, यानी कि चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। ठीक, तो जब 62% वोट मिले पहले वाले को और वो 144 वोटों से जीता, ठीक, जब 62 टोटल वोट कितना होते हैं, टोटल वोट कितने मानेंगे, टोटल 100% होंगे। ठीक है, तो 100% में से 62% पहले वाले को मिले, तो दूसरे वाले को कितने मिले, दूसरे वाले को हम 100 में से घटा के निकालेंगे, 100 में से 62 घटा दो, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 38%, यानी कि दूसरे को हमें 38% वोट पड़े। जब पहले वाले को 62% पड़े तो दूसरे वाले को कितने पड़े होंगे, 38% पड़े होंगे। ठीक है, अब ये वाला जो व्यक्ति है पहला वाला, ये 144 वोटों से जीता, यानी कि वो कितने वोटों से जीता, ये 144 वोटों से जीता ये वाला व्यक्ति पहला वाला। तो इसका मतलब यह है कि दोनों के बीच वोटों का अंतर कितना रहा, 144 ही तो रहा। ठीक है, तो जब दोनों के बीच वोटों का अंतर 144 रहा तो और इनका प्रतिशत अंतर निकाल लेंगे। प्रतिशत इसको 62% मिले, इसको 38% मिले, तो वोटों का प्रतिशत अंतर कितना हो गया, वोटों का प्रतिशत अंतर इनको घटा के निकाल लेंगे। 62 में से 38 घटा दो तो कितना बचेगा, 62 में से 38 घटाएंगे तो बराबर 12 में से 8 गए 4, 5, तो 24%। और तो 24% जो है कुल, यानी कि दोनों के बीच जो है वोटों का अंतर कितने प्रतिशत रहा, 24%। और संख्या में भी दे रखा है वोटों का अंतर कितना है, 144। इसका मतलब ये जो 144 है वो ये कुल वोटों का 24% हुआ, यानी कि 24% जो कुल वोटों का 24% जो है 144 है। तो इसलिए कुल वोट कितने हो जाएंगे, इसलिए कुल वोटों की संख्या बराबर तो 144 बटे, यानी कि ये सोच के चलेंगे कि जब भी किसी संख्या का x% y के बराबर होगा तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, y बटे x गुणा 100। तो यहाँ पर जो कुल वोटों की संख्या का 24% 144 के बराबर है, तो कुल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 144 बटे 24 गुणा 100। तो काट देंगे इसको, 4 छक 24, 4 25 100, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 से कट गया। 25 और 24 की गुणा कर लेंगे, 25 चौक 100 की 0, 10 हासिल, 25 दूनी 50 और 10 60, यानी कि 600 वोट पड़े कुल। ठीक, कौन सा ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक,
तो इस तरीके से इसको आसानी से निकाल लेंगे। अब चलते हैं 11वें सवाल पे। तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं सवाल नंबर 11 और 12। ठीक, अभी हमको आयत दे दिया है और एक वर्ग का सवाल दे दिया है। आयत का सवाल क्या है कि एक आयत की लंबाई, आयत में दो भुजाएं होती हैं, एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक, तो एक आयत है जिसकी हमारी ये आयत है मान लो, तो इसकी लंबाई में कितने प्रतिशत की, 8% की और चौड़ाई में 12%। लंबाई में 8% की और चौड़ाई में 12% की वृद्धि की है। इसमें वृद्धि कर दी है और इसमें भी वृद्धि कर दी है। ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये पूछा है। तो जब भी इस तरीके का सवाल आएगा तो एक बार किसी भी वस्तु के मान में एक बार बढ़ा रहे हैं, दोनों बार बढ़ा रहे हैं। पहले लंबाई में 8% वृद्धि कर रहे हैं, फिर चौड़ाई में 12% की वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, तो वही फार्मूला लगेगा x + y + xy/100। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि उसी फार्मूले से निकलेगी x + y + xy/100। इसी को लगा देंगे। ठीक है, आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 8% तथा 12% की जब वृद्धि होगी तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, x + y + xy/100। जहाँ x हम एक लंबाई को x ले लेंगे और चौड़ाई को y ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो गया, 8 और 12 यानी कि 8 + 12 + 8 × 12, यहाँ xy है तो 8 × 12/100। तो 12 8 कितना हो गया, 12 8 हमारा 20 हो गया और 12 8 कितना प्लस 96/100। तो 100 को से काटेंगे, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये हमारा कितना आ गया 20 + 0.96। तो ये जो दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा 20.96% आ जाएगा। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगर ये कह देता ये कि आयत की लंबाई में 8% की वृद्धि और चौड़ाई में कमी कर दी गई है, तब क्या करेंगे, तब हम फार्मूला क्या हो जाएगा, एक में वृद्धि और एक में कमी करते हैं तो फार्मूला हमारा क्या हो जाता, x - y - xy/100। क्योंकि एक में कम वृद्धि, जिसमें वृद्धि रखेंगे वो तो प्लस ही रहेगा, जिसमें कमी करेंगे माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक, तब फार्मूला हमारा बनेगा x - y - xy/100। ठीक, इसी प्रकार अब देख लेते हैं किसी वर्ग वाला सवाल। किसी वर्ग की भुजा में, अब वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जब यहाँ पर किसी वर्ग की भुजा में जब चारों भुजाएं बराबर होती है तो लंबाई भी x है तो चौड़ाई भी x है। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी बताई थी मैंने, फार्मूला याद रखेंगे 2x + x² / 100। तो यहाँ पर 2 × 30 + 30 का स्क्वायर बटे 100। 2 × 30 कितना हो गया 60 + 30 का स्क्वायर 900 हो गया और बटे 100। 100 निम 900, 60 और 9 जुड़ के कितने हो गए 69% आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला सही होगा। ठीक, तो इस तरीके से जब भी आयत देंगे तो x + y + xy/100 जनरल फार्मूला याद रखेंगे। जिस जहाँ वृद्धि होगी या कमी देंगे तो उसी हिसाब से प्लस माइनस कर लेंगे। ठीक, और वर्ग का फार्मूला याद रखेंगे 2x + x²/100। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं 13वां सवाल। 13वां सवाल क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में 40% छात्र, यानी कि एक परीक्षा है कोई, उसमें 40% छात्र जो है गणित में और 30% छात्र जो है अंग्रेजी में फेल हुए। यानी कोई परीक्षा है जिसमें 40% छात्र किसमें फेल हो रहे हैं, गणित में, और 30% छात्र जो है अंग्रेजी में फेल हुए। ठीक, तथा 10% छात्र जो है वो दोनों विषयों में फेल हुए, यानी गणित में भी फेल हुए और अंग्रेजी में भी। तो 10% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। ठीक, तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत पूछा है। ठीक है, तो
हमको गणित में भी फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत दे दिया, अंग्रेजी में भी फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत दे दिया, और गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत दे दिया, और हमसे पूछा है कि दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। ठीक, तो ऐसे सवालों को बिल्कुल शॉर्ट मेथड से करेंगे और बिल्कुल वेन आरेख के माध्यम से करेंगे। ठीक, जैसे हमने एक फिगर बना लिया और एक ये बना लिया। ठीक, अब हम इसको एक गोले में हमने लिख दिया गणित और दूसरे में लिख दिया अंग्रेजी। एक गोला अंग्रेजी विषय का और दूसरा गोला जो है गणित विषय का बनाया। तो गणित में हम कितने छात्र फेल हो रहे हैं? 40%। तो यहाँ हमने 40 लिख दिया, और अंग्रेजी में कितने हो रहे हैं? 30%। यहाँ 30 लिख दिया, और ये जो बीच में कॉमन भाग है, ये जो कॉमन भाग है, ये हमारा गणित और अंग्रेजी दोनों में, गणित प्लस अंग्रेजी दोनों विषयों में फेल होने वाले छात्रों की का प्रतिशत इसमें लिखेंगे। तो गणित और दोनों विषयों में फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है? 10। तो यहाँ बीच में हम 10% लिखेंगे। ठीक, अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि गणित, केवल गणित में, अब ये केवल गणित में फेल होने वाले छात्र कितने हैं? तो केवल गणित में फेल होने वाले छात्र कैसे निकलेंगे? ये पूरा तो इस 40% जो छात्र हैं उनमें केवल गणित में फेल होने वाले भी छात्र होंगे और गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल होने वाले भी छात्र होंगे। तो चाहिए इतना भाग अगर हम घटा दें तो केवल इतना भाग जो बचेगा वो गणित वालों के लिए बचेगा। तो 40 में से 10 गए 30, 40 में से 10 गए कितना? 40 माइनस 10 बराबर 30। तो जो 30% छात्र जो फेल हुए हैं वो केवल गणित में हुए हैं। ठीक है, इसी प्रकार इसमें निकाल लेंगे गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत जो 10 दे रखा है वो इस 30 में से घटा देंगे, यानी कि इतना पार्ट जो है अगर हम घटा देंगे तो केवल अंग्रेजी में फेल होने वाले छात्र आ जाएंगे। तो 30 में से 10 गए, 30 में से हम 10 घटा देंगे तो 20 जो बचेगा वो केवल अंग्रेजी में फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत बचेगा। ठीक, तो हमारे ये 30 ये हो गया, 30 केवल गणित में फेल होने वाले, और गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल होने वाले 10 हो गए, और केवल अंग्रेजी में फेल होने वाले 20 छात्र हो गए। ठीक है, अब हम कुल फेल होने वाले छात्रों की संख्या निकाल लेंगे। इसलिए कुल फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत सबको जोड़ लेंगे। 30 केवल गणित वाले, दोनों विषय वाले 10 और केवल अंग्रेजी वाले 20। तो 30 10 40, 30 और 10 कितना हो गया? 40 और 20 60% हो गया, यानी कि 60% छात्र जो है वो फेल हुए हैं। दोनों विषयों में पास होने वाले पूछे हैं, इसलिए पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? टोटल 100% होता है। टोटल छात्र कितने होंगे? 100%। 100% में से 60% फेल हो गए, तो 100 में से 60 घटा देंगे, जो आएंगे वो पास होने वाले होंगे। इसलिए 100 माइनस 60 बराबर 40% पास हुए। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 14 पर। तो पहले दोस्तों अब देखते हैं 14वां सवाल। 14वां सवाल क्या कह रहा है कि 150 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 150। कुल छात्र हमारे पास 150 हैं, उसमें से प्रत्येक कम से कम एक खेल अवश्य खेलता है, यानी कि 150 छात्रों में प्रत्येक छात्र जो है कम से कम एक खेल तो अवश्य खेलता है, चाहे वो कबड्डी खेलता हो या खो खो खेलता हो, और कुछ ऐसे होंगे जो दोनों खेल खेलते होंगे। ठीक, आगे क्या है कि 78 छात्र ऐसे हैं जो कबड्डी खेलते हैं, और 18 छात्र जो है वो दोनों खेल खेलते हैं, कबड्डी भी खेलते हैं और खो खो भी खेलते हैं। तो 78 छात्र जो है कबड्डी खेलते हैं और 18 छात्र जो है दोनों खेल खेलते हैं, कबड्डी भी और खो खो भी। तो कितने प्रतिशत छात्र, ये पूछा कितने प्रतिशत छात्र खो खो खेलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या करेंगे,
वही फिगर बना लेंगे, वेन आरेख के माध्यम से ही करेंगे। क्या करते हैं हम, इस टाइप से हम जो है 2 गोले बना लेते हैं। ठीक, अब इसमें रखते हैं कबड्डी का और इसमें रखते हैं खो खो, क्योंकि 2 खेल हैं तो दो गोले बना लिए हमने। ठीक, अब टोटल छात्र कितने हैं हमारे पास, टोटल तो हमारे पास 150 ही हैं। ठीक, अब कबड्डी खेलने वाले कितने हैं, 78 छात्र कबड्डी खेलते हैं, तो यहाँ पर 78 गोल कबड्डी वाले गोले में हमने 78 लिख लिया। ठीक, 78 छात्र कबड्डी खेलते हैं, 18 छात्र दोनों खेल खेलते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जो बीच में कॉमन जगह होगी वो दोनों की होगी। देखो कबड्डी वाला भी भाग है और खो खो वाला भी, तो दोनों के लिए जो दोनों खेल खेलेंगे वो बीच में रखे जाएंगे। कितने, 18 लड़के दोनों खेल खेलते हैं, कबड्डी भी और खो खो भी। हमसे पूछा है कि तो खो खो कितने प्रतिशत छात्र खो खो खेलते हैं, ये हमको नहीं दिया कि कितने छात्र जो है खो खो खेलते हैं। ठीक, तो ये हम पहले ज्ञात करेंगे, क्वेश्चन मार्क कर देंगे। ठीक, तो अगर हमें ये कबड्डी वाले छात्र हैं, ये कबड्डी और खो खो दोनों वाले हैं। अगर हमने 78 में से ये वाले घटा दिए, ये वाला पार्ट घटा दिया, ये वाला पार्ट जो है घटा दिया 78 में से, अगर हमने 78 में से 18 घटा दिए, कितने बचे, 60, यानी कि 60 आ गए। तो केवल कबड्डी खेलने वाले छात्र आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, कबड्डी। और जब ये 18 घटा दिए तो ये जो 60 छात्र आए हैं ये केवल कबड्डी खेलने वाले आए हैं। ठीक, तो टोटल छात्र हमारे पास कितने हैं, 150। कुल छात्र कितने हमारे पास, 150। 150 में से ये हमने घटा के निकाले हैं केवल कबड्डी खेलने वाले छात्र, केवल कबड्डी खेलने वाले छात्र कितने आ गए, 60। ये हमने निकाल लिए 60 का 18 घटा के केवल कबड्डी वाले आ गए। अब अगर हम टोटल में से केवल कबड्डी वाले छात्र हटा दें तो ये पूरा गोला जो खो खो का है, इसमें कितने छात्र हैं वो पता चल जाएगा कि खो खो खेलने वाले कितने छात्र हैं। तो इसलिए खो खो खेलने वाले छात्र, खो खो खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी आ जाएगी, टोटल हमारे कितने हैं, 150 और केवल कबड्डी वाले हैं 60, तो 150 माइनस 60 बराबर कितना आ गया, 90 छात्र आ गए। लेकिन हमसे छात्रों की संख्या नहीं पूछी है, हमसे क्या पूछा है, कितने प्रतिशत छात्र हैं, तो प्रतिशत निकाल लेंगे। इसलिए प्रतिशत छात्र बराबर कैसे निकालेंगे, 90 बटे टोटल छात्र कितने हैं, 150 गुणा 100। 0 से 0 कट गया, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 5 बीसम 100 से ये कट गया, तो कितना हो गया, 20 तिया बराबर 60% छात्र जो है वो क्या खेल रहे हैं, खो खो। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सी वाला जो ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो इस तरीके से सबसे पहले संख्या निकाल लेंगे, कबड्डी वाले केवल कबड्डी वाले निकाल लेंगे। यहाँ की इसकी सहायता से ये पूरा गोला कबड्डी वाला दे रखा है और ये इतना है ये दोनों वाला दे रखा है। कबड्डी वाले में से दोनों वाले जब घटा लेंगे तो टोटल कबड्डी वाले आ जाएंगे और टोटल छात्र 150 में से जब केवल कबड्डी वाले हटाएंगे तो पूरे खो खो वाले आ जाएंगे। ठीक है, जब खो खो वाले आ जाएंगे फिर इनका प्रतिशत निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 15 पर। तो प्यारे छात्रों, अब देखते हैं 15 सवाल और इस वीडियो का आखिरी सवाल। ठीक, ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और कई परीक्षाओं में आता है, एसएससी में भी बहुत आता है और कि सभी प्रकार के जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं। रीजनिंग में भी दे देते हैं इन सवालों को, मैथ में तो देते ही हैं, कभी कभी रीजनिंग में भी इस टाइप के सवाल दे देते हैं, ऐसे ही सवाल। ठीक, तो देखिए इसमें एक सवाल क्या है कि एक शहर में 85% लोग दूध पीते हैं। ठीक है, 40% लोग कॉफ़ी पीते हैं और 20% लोग हैं वो चाय पीते हैं। यानी कि एक शहर में लोग जो व्यक्ति हैं वो 3 चीज़ें पीते हैं, दूध
और कॉफ़ी और क्या नाम है, चाय। यानी कि कुछ लोग तो दूध पीते हैं, कुछ लोग केवल कॉफ़ी पीते हैं और कुछ लोग चाय पीते हैं। उनमें से कुछ अब ऐसे भी होंगे जो दूध और चाय, कुछ लोग दूध और चाय दो दो चीज़ें पिएंगे। ठीक, जैसे 32% लोग ऐसे हैं जो दूध और कॉफ़ी पीते हैं, दोनों पीते हैं, दूध और कॉफ़ी। 10% लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी और चाय पीते हैं, तथा 13% लोग ऐसे हैं जो दूध और चाय पीते हैं। ठीक है, अब दो दो करके भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दो दो चीज़ें पीते हैं। ठीक, तो कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो दूध, चाय और कॉफ़ी तीनों पीते हैं? तो इस तरीके का सवाल है। ठीक है, कि हमें निकालने हैं ऐसे वो लोग जो तीनों चीज़ें पीते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए भी हम क्या करते हैं कि उसका वेन आरेख के माध्यम से ही इसको करेंगे, और वही आसान ट्रिक है, और इसके लिए मैं शॉर्ट फार्मूला भी बताऊंगा। ठीक, देखिए हमारी तीन चीज़ें हैं, दूध, कॉफ़ी, चाय। तो एक तो दूध के लिए बना दिया हमने गोला, एक हमारा चाय के लिए गोला हो गया, और एक हो गया हमारा कॉफ़ी के लिए। एक हमारा ये इसमें रख दिया हमने दूध, इसमें रख दी कॉफ़ी और इसमें रख दी चाय। अब रखेंगे इसमें मान कितने, 85% लोग क्या पी रहे हैं, दूध। तो दूध वाले में हमने 85% रखा। कॉफ़ी कितने पी रहे हैं, 40%। तो कॉफ़ी वाले में हमने 40 रख दिया। और 20% लोग चाय पीते हैं, तो चाय वाले में हमने 20 रख दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम दो दो करके लेंगे, दो दो। अब कॉमन जगह कौन सी होगी, देखिए ये वाली जो कॉमन जगह है, ये वाली जो कॉमन जगह है, ये दूध और कॉफ़ी के लिए है। ये वाली जो कॉमन जगह है दूध कॉफ़ी के लिए, और ये वाली जो कॉमन जगह है, ये कौन सा गोले का भाग जा रहा है, ये चाय का है और दूध का है, तो ये चाय और दूध वाला है। और ये वाली जो कॉमन जगह है ये कॉफ़ी और चाय का है। और बीच में जो तीनों गोलों की जो कॉमन जगह बीच में है, वो तीन ऐसे लोगों की जगह है जो तीनों चीज़ें लेते हैं। तो तीनों यहाँ हमको ज्ञात करना है, तो वो इसको हम पी मान लेंगे कि यहाँ पर पी रख देंगे। ठीक, माना पी लोग दूध, कॉफ़ी और चाय पीते हैं, और चाय तीनों चीज़ें पीते हैं, तीनों चीज़ें पीते हैं। ठीक, अब दोनों वाले हम 32% लोग दूध और कॉफ़ी, तो यहाँ पर यहाँ रखेंगे दोनों में दोनों के बीच में जो कॉमन जगह है 32। इसके बाद 10% लोग कॉफ़ी और चाय, तो कॉफ़ी और चाय 32 कितने 10। तो यहाँ ये वाली कॉमन जगह में क्या रखेंगे 10। उसके बाद क्या है 13% लोग दूध और चाय, दूध और चाय की कॉमन जगह ये है, तो इसमें कितने लोग हैं 13%। तो ये 13 रख देंगे यहाँ। ये थोड़ा सा मैं बढ़ा दूँ, इसको जगह कम है, इसको थोड़ा सा बढ़ा के रख दें। कैसे कर देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 13। ठीक है, तो ये दो दूध और चाय का 13, दूध कॉफ़ी का 32 और कॉफ़ी और चाय का 10। ठीक, अब हमें केवल बीच वाली संख्या जो तीनों के लिए कॉमन है, ये जो तीनों चीज़ें पीने वाले हैं, उसको मैंने पी मान लिया और यहाँ पी रख दिया। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए हल करेंगे। जब भी स्टेप का सवाल होगा और ये बीच वाली संख्या एक एक मान दे रखा होगा, फिर दो दो करके मान दे रखे होंगे, और तीनों जो ऐसे लोग पूछेंगे जो तीनों चीज़ें लेते हैं, बीच में तीनों चीज़ों वाला मान पूछेंगे, तो उसके लिए सिर्फ एक ही फार्मूला, शॉर्ट फार्मूला बताऊंगा, उसी को लगाएंगे। देखिए, इसलिए हमको p का मान ज्ञात करना है, तो चूंकि p बराबर होगा 100%, 100 में से सबसे पहले जो बड़ी संख्या है, जो बड़े गोले में दूध 85, 40 और 20, इसको हम माइनस में लिखते हुए जाएंगे, -85, -40 और -20। ठीक है, जो एक एक
केवल दूध वाले दे रखे हैं, कॉफ़ी वाले दे रखे हैं और चाय वाले दे रखे हैं। इनको हम 100 में से माइनस करते हुए लिख लेंगे। 100 लिखेंगे, फिर -85, -40, -20। अब आगे 2-2 वाले। 2-2 वाले कौन? 32, दूध और कॉफ़ी 32, चाय, कॉफ़ी और चाय 10 और दूध और चाय 13। जो जी 2-2 वाले जो लिखेंगे, 2-2 चीज़ें पीने वाले लोगों को लिखेंगे, वो प्लस में लिखेंगे। तो पहले 32 लिख देते हैं, +32, फिर +10 और फिर +13। बस इतना काम करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, इसलिए P बराबर कितना? अब हम पहले माइनस वाली संख्याएं जोड़ लेते हैं। ये 85, 40 और 20। 40, 20 कितना होगा? 60। 60 और 85 कितना होगा? 145। तो ये माइनस के 145 हो गए। अब प्लस वाले जोड़ लो। प्लस वाले 100 और 132, देखिए 32 और 10 42, 3 45, 10 55 और 100, यानी कि प्लस के 155 आ गया। इसलिए P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 155 में से 145 घटाएंगे तो 10 आ गया, यानी कि 10% आ जाएगा। क्योंकि ये प्रतिशत, ये जितने भी मान है प्रतिशत में लिखे हुए हैं, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10%। यानी कि जो तीनों चीज़ें लेते हैं, जो दूध, चाय और कॉफ़ी तीनों चीज़ें ग्रहण करते हैं, उसका उत्तर कितना आ जाएगा? 10%। यानी 10% लोग ऐसे हैं जो तीनों चीज़ें लेते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक, तो जब भी इस तरीके का सवाल जो आएगा तो बिल्कुल इसी शॉर्ट मेथड से एकदम कर लेंगे। ठीक, तो प्यारे दोस्तों, अब जो 15 सवाल जो मैंने आज कराए हैं प्रैक्टिस के लिए, ग्रुप डी वाले भी प्रैक्टिस करेंगे और भी अदर परीक्षा देने वाले भी इसकी प्रैक्टिस खूब अच्छी तरह से कर लेंगे। ये सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो रीजनिंग में भी डाल देते हैं, मैथ में भी डाल देते हैं। ठीक है, और मैं इससे संबंधित जो वीडियो मैंने पढ़ाया था, प्रतिशत का जो मैंने वीडियो पढ़ाया था, और उसका वीडियो जो है प्लेलिस्ट में पड़ा भी है, उसका लिंक जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप लोग जो है उस प्रतिशत के पूरे वीडियो को देख लेंगे, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस सेट में तो मैंने 10-15 ही सवाल कराए हैं, उसमें जो है और भी इम्पोर्टेंट सवाल होंगे, उन्हें भी कवर करके जो है परीक्षा को देने जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, अब जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। फिर मैं प्रैक्टिस सेट की किसी टॉपिक पे लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।